एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो क्या सेल का डेथ हो जाएगा? क्या सेल जिंदा रहेगा? आखिर क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। चूंकि ये एडवांस लेक्चर हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा एसेंशियली डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं क्या होगा अंत में। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आप सब जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये इसका एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन हो गया, और ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है? एटीपी एनर्जी बनता है, और इसी एनर्जी के दम पर पूरा सेल के अंदर का बायो फिजियोकेमिकल जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या होता है? चलते रहता है। मतलब पूरा सेल के अंदर का जो सारा का सारा जो स्ट्रक्चरल जो रोल है या फंक्शनल जो रोल है, सब इसी एनर्जी के दम पे चलता है। अब सवाल है कि एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे बनता है? क्या ये एनर्जी केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनता है? अगर एनर्जी ये एनर्जी बनना अगर बंद हो जाए तब क्या असर पड़ेगा? तो इसको ऐसे समझो कि जब आप खाना खाते हो, जब आप फूड लेते हो, इस फूड का क्या होता है? आप सांस लेते हो, सांस का क्या होता है? भाई, फूड जो लेते हो, एक बार तो घर में पका हुआ खाना होता है, दूसरा हमारा सेल अपने हिसाब से इस खाना को पकाता है, और जहां भी खाना पकाया जाएगा वहां पे ऑक्सीजन क्या होगा? लगेगा। पर ये ऑक्सीजन लगेगा कहां पे? जब ये फूड पहुंच जाएगा सेल के अंदर, जब ये फूड सेल के अंदर पहुंच जाएगा तब इस ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। अब इस फूड का जो फाइनल ब्रेकडाउन है, बेसिकली कई जगहों पे होता है। एक बार ये सेल के बाहर, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म का एरिया है, एक बार यहाँ पे होगा। दूसरे बार इसका जो ब्रेकडाउन है, जब यहाँ पे फूड टूट जाएगा, छोटे छोटे, और जब टूट जाएगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ये जो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा तो इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर इस फूड का जो ब्रेकडाउन है, ये जो होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस फूड का जो ब्रेकडाउन होता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है, यहाँ पे 3 प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस का नाम क्या क्या है? एक का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, ये साइकिल कहाँ पे है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स में ये साइकिल पाया जाता है। दूसरा होता है ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो अंदर वाला, इनर मेम्ब्रेन, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी इसको बोलते हैं। और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो इनर वेजिनेशन है, अंदर का धंसा हुआ दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इस धंसे हुए स्ट्रक्चर की एक रैकेट समान स्ट्रक्चर होता है। इस धंसे हुए स्ट्रक्चर का नाम है क्रिस्टी, और इसी क्रिस्टी के ऊपर में ये जो रैकेट है, इसका नाम है F0 F1 पार्टिकल, जहां पे प्रोसेस होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी एनर्जी का निर्माण इन 3 प्रोसेस के द्वारा होता है, एक क्रेब्स साइकिल के द्वारा, एक ईटीसी के द्वारा, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। तो अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, मान लो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टोटल अगर हम कहते हैं 36 एटीपी बनता है, इस 36 एटीपी से 2 एटीपी यहां बनेगा, 2 एटीपी एनर्जी यहां बनेगा, और शेष एटीपी एनर्जी कहां बनेगा? शेष एटीपी एनर्जी इन 3 प्रोसेस के जरिए यहां पे बनेगा, मतलब 34 यहां पे बनेगा। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ये। तो 34 एटीपी यहां बनेगा, और चूंकि ये 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। अब सवाल है यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दिया है तो सेल का क्या होगा? हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं, अब हम लोग उसे समझेंगे।
अगर मान सपोज करो कि ये अगर काम करना बंद कर दिया, ये सिस्टम अगर फेल हो गया, तो सबसे पहला समस्या क्या होगा? सबसे पहला समस्या ये होगा कि सेल जो पूरा है इसे अपने सर्वाइवल, माने ये अपना सर्वाइवल देखेगा, क्योंकि इसका सर्वाइवल अभी केवल 2 एटीपी पे डिपेंडेंट होकर रह गया है। और 2 एटीपी के दम पर सेल क्या क्या करेगा भाई? पूरे सिस्टम को रन कराने के लिए, जैसे आप मोबाइल में डाटा भराते हो और जितने ऐप डाला हुआ है, तो आपके डाटा का एक सर्टेन परसेंटेज 20%, 30% आपका ऐप तुरंत यूज कर लेता है और उसके बाद आप यूज करते हो। वैसे ही यहाँ पे जो 2 एटीपी है, इस एटीपी के दम पे सेल क्या सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि सेल के अंदर तो सभी तरह का प्रोसेस होता है। तो पहले ये समझते हम लोग हैं कि एटीपी का खर्च सेल किन किन कामों में करेगा और क्या इसके बाद कुछ एनर्जी बचेगा जिस एनर्जी के दम पर सेल अपने आप को जीवित रख सकेगा, और क्या कि वो मर जाएगा। तो देखो ये जो 2 एटीपी है, तो सेल के अंदर अब क्राइसिस पैदा हो गया हुआ है, तो होना क्या है कि ये 2 एटीपी का खर्च कहाँ होता है? तो देखो 2 एटीपी का खर्च 2 प्रोसेस में होगा। पहला प्रोसेस क्या है कि इस एटीपी का एक सर्टेन पार्ट क्या होगा, ये खर्च होगा। यहाँ पे एक पंप है, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप कहाँ पे होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लिपिड बाइलेयर होता है, ये 2 लिपिड का स्तर होता है, इसमें एक पंप होता है। और ये पंप का, ठीक है, ये पंप क्या होता है? एटीपी एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है। मतलब ये एटीपी एनर्जी इसको मिलता रहेगा तो ये पंप क्या होगा, काम करता रहेगा। एटीपी एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा तो ये पंप काम करना बंद कर देगा। चूंकि ये पंप इस एनर्जी के दम पे चलता है, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। या बात याद रखना। अब इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, इस एनर्जी डिपेंडेंट पंप के जरिए होता क्या है, अंदर से 3 सोडियम बाहर की तरफ आते रहता है और बाहर से 2 पोटेशियम अंदर की तरफ जाते रहता है। और इस तरह से सेल के अंदर और बाहर का आयनिक जो बैलेंस होता है, वो बैलेंस क्या होता है? बना हुआ रहता है, मेंटेन रहता है। जब तक ये बैलेंस बना हुआ है, सेल जीवित रहेगा, सेल का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। लेकिन अगर ये पंप काम करना बंद कर दे तो फिर समस्या है। दूसरा, ये जो एटीपी है, ये कहां पे खर्च होता है? ठीक है, ये एटीपी का खर्च कहां पे होगा? इस एटीपी का खर्च होगा डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस में। तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस में। ठीक है, अब डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये ट्रांसलेशन। प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर। इसी प्रोटीन से क्या बना होता है? एंजाइम बना हुआ होता है। इसी प्रोटीन से क्या बना होता है? एंजाइम बना होता है। एंजाइम क्या है? बेसिकली ये प्रोटीनियस बायोकैटलिस्ट है। मतलब ये बायोकैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शंस को क्या होता है? ये कैटलाइज करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि एंजाइम क्या है? कहते सारे के सारे एंजाइम, ऑल एंजाइम आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और प्रोटीन क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर ऑफ द बॉडी। मतलब आपके शरीर का पूरा जो हिस्सा है, चाहे हड्डी हो, चाहे मांस हो, चाहे बाल हो, चाहे स्किन हो, तो सर से लेकर पैर तक हर एक चीज किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। और शरीर के अंदर होने वाले तमाम जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सब के लिए एक कैटलिस्ट चाहिए। वो कैटलिस्ट का नाम है एंजाइम, और वो खुद किससे बना हुआ? प्रोटीन से बना हुआ है। और इन सब के बनने के लिए क्या चाहिए? एटीपी एनर्जी चाहिए। और एटीपी का यहाँ पे कमी हो रहा है, तो ये सब क्या बनेगा? ये सब नहीं बन पाएगा। और अगर नहीं बनेगा, मतलब क्या हो गया? अगर ये नहीं बनेगा तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि भाई प्रोडक्शन का जो काम है वो क्या हो गया? ठप पड़ गया है। तो प्रोडक्शन का काम क्या हो गया? स्टॉप हो गया। अब देखो, एक तरफ प्रोडक्शन काम नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन का काम ही नहीं होगा तो स्ट्रक्चर जो है हमारे बॉडी का, या जो फंक्शंस हैं, वो फंक्शन स्ट्रक्चर होगा, ये दोनों के दोनों क्या होगा? बंद हो जाएगा। मतलब ना स्ट्रक्चर बन पाएगा, ना कोई फंक्शन हो पाएगा। मतलब क्या हुआ? अब सेल क्या होगा? धीमे धीमे कोलैप्स करना
तो सेल क्या होगा, कोलैप्स करना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अगर सेल कोलैप्स कर रहा है तो ये जो कोलैप्स क्या होगा, ये सिस्टमेटिकली क्या होगा, ये कोलैप्स होगा, धीमे धीमे काम करना सेल अब बंद कर रहा है। अभी सेल का डेथ नहीं हुआ है, ये बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्शन वर्क, बायोकेमिकल वर्क वो क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो सेल क्या होगा, ग्रेजुअली ये कोलैप्स कर रहा है। दूसरी तरफ से मैंने कहा था कि ये जो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, ये पंप के साथ क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये पंप भी अब एटीपी इसको नहीं मिलेगा धीमे धीमे, तो नतीजा क्या होगा, ये पंप भी काम करना बंद कर देगा। और जब ये पंप काम करना बंद कर देगा तो अंदर में जो सोडियम है सेल के साइटोप्लाज्म में, वो सोडियम अंदर वाला तो अंदर में ही रह जाएगा, और पोटेशियम जो बाहर में है वो पोटेशियम बाहर वाला बाहर में ही रह जाएगा। तो सोडियम चूंकि अंदर में रह जा रहा है, सोडियम अभी अंदर वाला अंदर में रह जा रहा है, सोडियम क्या हो रहा है, इसका मतलब ये बढ़ते जा रहा है, अंदर में रह जा रहा है। जहां जहां सोडियम होगा उस तरफ पानी भागेगा। आप कभी चाट पकौड़े कुछ भी खा लेते हो, नमकीन, तो प्यास लगता है कि नहीं लगता है, पानी पीते हो ना एकदम दबा के, तो वही हाल यहाँ पे सेल के अंदर सोडियम जमा हो गया है, तो पानी क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ भागना शुरू कर देगा। अब जब पानी अंदर की तरफ भागेगा तो नतीजा क्या होगा, सेल क्या होगा, पूरा का पूरा ये स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा, सेल क्या होगा, ये फूलना शुरू हो जाएगा। अब देखो प्रोडक्शन का काम बंद हो चुका है, अब दूसरा पानी के आने से सेल का फूलना शुरू हो गया। अब जब सेल फूलेगा तो इसका असर इसके सारे ऑर्गेनेल्स पे पड़ेगा, ठीक है, सारे ऑर्गेनेल्स पे पड़ेगा, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, मतलब सबके सब पे असर इसका पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर पानी का मात्रा बढ़ता चला जा रहा है। जब सेल फूलेगा तो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स भी फूलना शुरू हो जाएगा, और तब जाके क्या होगा, नतीजा क्या होगा, अब यहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एनारोबिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, लैक्टिक एसिड का मात्रा क्या होगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, पीएच क्या होगा, ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। लैक्टिक एसिड का मात्रा बढ़ रहा है, याद रखना इस बात को, पीएच क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो गया, बंद हो गया, पंप काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। सेल और सभी सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर डेवलप हो रहा है, नतीजा क्या होगा, धीमे धीमे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पर दबाव बढ़ेगा, सेल मेम्ब्रेन पर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से मेम्ब्रेन क्या होगा, ये टूटना शुरू हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन का टूटना शुरू हो जाएगा। मेम्ब्रेन टूटना शुरू हुआ है, एक विकल्प ये बचता है, दूसरा होता है कि या तो सेल, ठीक है, प्रोग्रामिंग करके डायरेक्ट डेथ में एंटर कर जाए, दूसरा क्या हो सकता है, ये अपोप्टोसिस में एंटर कर जाए। अपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम सेल डेथ, और मेम्ब्रेन का टूटना क्या कहलाएगा, नेक्रोसिस। तो सेल में दो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एक नेक्रोसिस और दूसरा क्या है, अपोप्टोसिस, और दोनों के कारण सेल का फाइनली क्या होगा, यहाँ पे डेथ हो जाएगा। मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दिया तो फाइनली सेल का क्या होगा, डेथ हो जाएगा। इस बात को आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कितना वाइटल ऑर्गेनेल्स है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे सीखे हैं, समझे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो शायद आप लोग अपने अपने बेसिक क्लास से पढ़े होंगे, या आगे फिर मैं दूसरे किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को थैंक यू।